हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोथेरापेटिक का चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने इसका एक पार्ट पढ़ लिया है और उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने उसमें डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, तब इसको पढ़िएगा, तब आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था रिमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में और ऑस्टियो अर्थराइटिस के बारे में कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना, कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियो अर्थराइटिस में फ़र्क क्या होता है और कैसे होता है, पिक्चर के माध्यम से मैंने वहाँ पे समझा दिया था। अब इसकी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि ऑस्टियो अर्थराइटिस होता क्या है। तो इसको हम लोग OA भी बोलते हैं और उसको हम लोग रिमेटॉइड अर्थराइटिस को RA बोलते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, यहीं से फंसाता है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता उल्टा सीधा करके। तो ये क्या है, इज ए टाइप ऑफ अर्थराइटिस, ये भी एक तरीके का अर्थराइटिस है। एंड इट इज मोस्ट कॉमन प्रोग्रेसिव ज्वाइंट कंडीशन, और ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, यानी ज्वाइंट की जो बीमारियां होती हैं लोगों को, तो ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इन विच प्रोटेक्टिव टिश्यू यानी कार्टिलेज साइनोवियल फ्लूइड्स एट द एंड ऑफ द बोन्स वियर्स डाउन। और इसमें होता क्या है, तो हमारी हड्डियों के किनारे पे जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, जैसे कि कार्टिलेज मैंने दिखाया आपको, साइनोवियल फ्लूइड जो बीच में भरा रहता है, इसको साइनोविया भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, वियर्स डाउन हो जाते हैं। वियर डाउन मतलब ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं। समझ में आ रही बात, जो साइनोवियल फ्लूइड है वो धीरे धीरे कम हो गया, ठीक, या जो कार्टिलेज है वो क्या हो गया, धीरे धीरे घिस गया। अब उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे उसके एटियोलॉजी में। तो ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं जो हड्डियों के किनारे पे होते हैं वो डैमेज हो गए, जैसे कि आप यहाँ पे एक बार देख भी लीजिए, ये आपकी हड्डियां हैं, ठीक, ये हड्डियां हैं। और ये जो कार्टिलेज है जिसमें देखिए पूरा मोटा मोटा सा सही कंडीशन में है ये, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे घिस गए, कमजोर पड़ गए, किसी भी वजह से हो। और जो ये फ्लूइड है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। ये दोनों क्या है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अगर ये न रहे तो फिर ये हड्डियां क्या आपस में टकरा जाएंगी, चुर चुर की आवाज करेंगी, घिसेंगी, दर्द करेंगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में यही दिक्कत आती है, जो कार्टिलेज हैं ये घिस जाते हैं, डीजेनरेटिव कंडीशन में चले जाते हैं। ठीक है, और ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये भी कम हो जाता है। अब वियर्स डाउन का मैंने बता दिया आपको, मतलब कि धीरे नॉर्मल यूज के साथ में धीरे धीरे किसी चीज का कम हो जाना, घिस जाना। समझ में आ रही बात, तो उसको हम लोग बोलते हैं वियर्स डाउन। तो ये आपके कार्टिलेज धीरे धीरे क्या घिस जाते हैं, साइनोवियल फ्लूइड धीरे धीरे आपका खत्म हो जाता है, नया बन नहीं पा रहा। मान लीजिए जब आदमी की एज बढ़ती है तो फिर क्या होता है, ये साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। या इसका एक रीजन और भी बता दूं मैं, ये मतलब जो आदमी बहुत ज्यादा अगर सेक्स कर रहा है तो भी क्या है, ये साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। समझ में आ रही बात। ऐसे बहुत सारे लोग क्या अपने हाथों का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने सीमेन को निकालते रहते हैं गलत तरीके से, तो इससे भी क्या होता है, ये साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। समझ में आ रही बात। मास्टरबेट करने का बहुत ज्यादा नुकसान है, तो उसमें से एक नुकसान ये भी है कि साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, कम हो जाता है, ज्वाइंट्स कमजोर हो जाते हैं। ठीक, तो उससे बचना चाहिए। इससे आपका क्या है, मतलब जो पढ़ने का जो एक कंसंट्रेशन होता है, जो याद करने की एक ताकत होती है, क्षमता होती है, वो भी कम हो जाती है। तो इससे बचना चाहिए सारे स्टूडेंट को। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ज़रूर बचिए इससे, और इस टाइप की जो गंदी फिल्में होती है उससे भी बचिए। अगर आप एक मतलब अच्छा स्टूडेंट बन के रहना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो, नहीं तो अगर आपको ऐसे ही बर्बाद होना है तो कुछ भी करते रहिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो जब ये होता है तो फिर क्या होता है, ज्वाइंट्स वगैरह में इन्फ्लामेशन हो जाता है और दर्द होता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन भी इसमें आप बढ़ा लेंगे तो दिक्कत नहीं है। अब इसकी एटियोलॉजी, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे बता दूं मैं आपको, इसके जो ये जो OA है यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसके अलग अलग नाम हैं, और भी क्या है, इसके अलग अलग नाम हैं। इसको हम लोग वियर एंड टियर अर्थराइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वियर एंड टियर अर्थराइटिस भी बोलते हैं, डीजेनरेटिव अर्थराइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीजेनरेटिव अर्थराइटिस भी बोलते हैं। ऐसे ही इसको डीजेनरेटिव ज्वाइंट डिसीज भी बोलते हैं। अब डीजेनरेटिव क्यों बोला, इसलिए कि ये जो कार्टिलेज हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं, एकदम से खत्म नहीं होंगे। और जब वो खत्म होते, जब वो क्या होते हैं, डीजेनरेट होते हैं यानी डैमेज होते हैं, उनकी डेथ होती है, तो नए कार्टिलेज सेल वहां पे बनते नहीं हैं। समझ में आ रही बात। नॉर्मल तो फंक्शन ही होना चाहिए कि जो एक खराब हो रहा है तो दूसरा वहां पे क्या है, बन जाए, जिसको रीजनरेशन बोलते हैं। तो वो जो रीजनरेशन वाली जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है, डीजनरेशन कंडीशन आ जाती है, धीरे धीरे क्या है, खत्म होने लग जाते हैं कार्टिलेज।
ठीक। इसकी एटियोलॉजी क्या है, तो मान लीजिए कभी इंजरी हो गई, पास्ट में एक्सीडेंट हो गया, किसी भी तरीके से आप गिर गए, इंजरी हो गई, तो कार्टिलेज आपके क्या हो गए, टॉर्न हो गए, यानी टीयर से बना है, यानी फट गए, ठीक, टूट गए, तो कार्टिलेज में दिक्कत आ गई तो भी ये दिक्कत हो सकती है। ऐसे लिगामेंट में इंजरी हो गई तो भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही क्या है, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट हो गया, यानी हड्डियां टूटी नहीं है, वहां पे हड्डियां टूटी नहीं है, सिर्फ जो क्या कहते हैं एक तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि बॉल और सॉकेट के टाइप में, तो वो निकल गया। समझ में आ रही बात, वहां से निकल गया, कोई हड्डी टूटी नहीं, सिर्फ ज्वाइंट जो आपस में जुड़े हुए थे दो हड्डियां, वो एक दूसरे से जुदा हो गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन हो गया। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। ऐसे क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, यानी क्या है, आपकी जो बॉडी के अंदर है मेटाबॉलिक प्रोसेस पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, कार्टिलेज डैमेज तो हो रहा है लेकिन नए बन नहीं रहे हैं, तो भी हो जाएगा। ऐसे इसका एक रीजन ओबेसिटी भी होता है, यानी आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो भी ये दिक्कत हो सकती है, इसलिए कि आपकी हड्डियों पे, आपके जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। अब वो क्या है, उतना बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं आपकी हड्डियां, तो वो क्या है, कार्टिलेज पे प्रेशर पड़ता है और धीरे धीरे घिसने लग जाता है। ऐसे क्या, पुअर पोस्चर, आप मतलब क्या है, उल्टे टेढ़े बैठ रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, समझ में आ रही बात, जिससे क्या है आपकी हड्डियों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है, कार्टिलेज पे जोर पड़ रहा है, तो भी ये दिक्कत हो सकती है। ऐसे क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से भी दिक्कत हो सकती है। आप सही से खाना नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं, तो भी ये दिक्कत हो सकती है, इसलिए कि वहाँ पे जो फ्लूइड है वो बनने के लिए आपको हेल्दी फूड लेने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप ऐसे खाना नहीं खा रहे हैं तो भी ये दिक्कत हो सकती है। ऐसे क्या, एजिंग, आदमी जब मतलब 50 साल के ऊपर पहुंचता है तो फिर ये मतलब बीमारी किसी न किसी हद तक शुरू हो ही जाती है। अब ये नहीं कि सबको हो जाती है, लेकिन मतलब आमतौर से और ख़ास तौर से फीमेल जो हैं उनको ये बीमारी हो जाती है कि जॉइंट्स में दर्द वगैरह होने लग जाता है, तो ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ये जो नीचे जो आ रहा है ना, तो ये लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं इसके, यानी जो वीमेंस हैं वो इनको ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे जो मोटे लोग हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है ज़्यादा ये। ऐसे ही जो क्या है, मतलब 50 ईयर से ऊपर के लोग हैं तो उनको भी ये दिक्कत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे काम करते हैं जहाँ पे उनको नीलिंग की ज़रूरत पड़ती है। नीलिंग मतलब घुटने के बल उनको मतलब काम करना पड़ता है। समझ में आ रही बात, कोई काम ऐसा है जो घुटनों के बल होके वो काम कर रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे क्या है, चढ़ान वाले काम पे, ऐसी कोई ऐसा काम करे जिसमें उनको चढ़ना पड़ रहा है, जिससे घुटनों पे जोर पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए पहाड़ पे चढ़ना है, इस टाइप की चीज़ें हैं, या कोई ऐसी जगह है जिसमें वो मतलब लोड ले के ऊपर चढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को उठा के लेके जा रहे हैं, तो भी ये दिक्कत हो सकती है। और फैमिली हिस्ट्री है तो भी ये दिक्कत हो सकती है। इसके पैथोजेनेसिस क्या है, तो कोई भी एटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, जैसे कि एजिंग हो गया, ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कोई भी दिक्कत है तो एटियोलॉजिकल फैक्टर होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन आ जाएगा, यानी क्या है, सही से कार्टिलेज जो बनने चाहिए वो बन नहीं पा रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं लेकिन नए वाले कार्टिलेज बन नहीं रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, डीजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज, तो कार्टिलेज क्या होंगे, धीरे धीरे डीजेनरेट होने लग जाएंगे और वहाँ उनका जो फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, फंक्शन उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा। फिर क्या होगा, थिनिंग ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज जो है वो पतले हो जाते हैं, एंड रबिंग टुगेदर, और आपस में टकराने लगते हैं। ठीक है ना, ये ऊपर नीचे वाले दोनों हड्डियां और दोनं जो कार्टिलेज हैं पतले हो गए और टकरा रहे हैं, उसको रब बोलते हैं, यानी आपस में रगड़ने लगते हैं वो। ठीक, फिर उसको आगे क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस OA हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो ज्वाइंट में क्या होगा, दर्द होगा, और क्या होगा, स्टिफनेस हो जाएगा। ठीक है ना, यानी एकदम हार्ड हो जाएंगे, आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, घुमा नहीं पाएंगे। ठीक, ऐसे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्या कहते हैं, रेड्यूस मोशन, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी रेंज है, यानी उसको मूवमेंट करना आप क्या हर डायरेक्शन में आप नॉर्मली क्या है अपने ज्वाइंट्स को मूवमेंट कर पाते हैं, जो बॉल एंड सॉकेट वाले ज्वाइंट्स हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो रेंज उसकी जो है वो कम हो जाती है। ऐसे क्या है, उसमें से आवाज़ आने लगता है, क्रैकिंग की, क्लिकिंग, यानी ऐसे कि चुट चुट की, किरकिर की, इस टाइप की पॉपिंग की आवाज़ आने लगती है जब आप ज्वाइंट्स को मूव करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो इसमें आप एक्सरसाइज करेंगे, अगर मोटे हैं तो वेट को लॉस करेंगे, यानी कि पतले हैं और लॉस कर रहे हैं, नहीं, मोटे हैं तब। ऐसे क्या है, जो रॉन्ग पोस्चर है उससे बचना है, यानी ऐसे खड़े हो रहे हैं कि जिससे आपके मतलब घुटनों पे, ज्वाइंट्स पे जोर पड़ रहा है, तो उससे बचना है। ठीक है ना, चाहे खड़े हों, चाहे बैठे हों, या सो रहे हो, किसी भी तरीके से। ऐसे क्या है, टेकिंग हेल्दी डाइट, और अच्छा खाना लेंगे, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं जिसमें आपको मतलब जो फ्लूइड है वो अच्छे से बन सके, तो आपको लेना चाहिए उसमें। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो इसमें ओरल पेन रिलीवर्स देते हैं, यानी दर्द को ठीक करने के लिए दवा देंगे, पैरासीटामोल हो गया। ठीक, और भी जो इस कैटेगरी की दवाएं हैं
वो दे देंगे। ऐसे टॉपिकल पेन रिलीवर देते हैं, यानी ऊपर से लगाने के लिए उसमें जेल आ जाएगा, और क्या कहते हैं उसमें लोशन वगैरह अगर है तो वो दे सकते हैं। जैसे कि डाइक्लोफेनेक एमएल जेल आता है, जैसे क्या कीटोप्रोफेन जेल आता है, पायरोक्सिकेम जेल आता है, ऐसे डाइक्लोफेनेक फ्लेक्टर प्लास्टर है, ऐसे क्या है डाइक्लोफेनेक अदर प्लास्टर भी आते हैं। तो इसको ऊपर से क्या है उस पर चिपका दिया जाता है। एक तो ये कि ये जेल है, इसको ऊपर से आप उस पर लेप करेंगे, लगाएंगे, ठीक, और दूसरे प्लास्टर हैं उसको लगा दिया जाता है, तो वहाँ से दवा उसमें से रिलीज होती रहती है धीरे धीरे। ऐसे क्या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी देते हैं, तो ये क्या करेंगे दर्द भी कम करते हैं और क्या कहते हैं इन्फ्लामेशन को भी कम करते हैं। डाइक्लोफेनेक हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, एस्पिरिन भी देते हैं, ठीक है ना, एस्पिरिन है वो भी दे सकते हैं। इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देते हैं, क्या देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है अगर इम्यून से दिक्कत है, और दूसरे क्या है इन्फ्लामेशन को ये कम करता है, ठीक है ना, ये क्या करता है इन्फ्लामेशन को कम करता है, जैसे कि कोर्टिसोन हो गया, ट्राइएमसिनोलोन हो गया। ऐसे ही क्या एक दवा है इसको हम लोग बोलते हैं डिलॉक्सेटिन, इसको हम लोग साइम बाल्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साइम बाल्टा, या आप अगर साइम बाल्टा याद नहीं हो रहा है आप सीधे लिख दीजिए डिलॉक्सेटिन, ठीक है ना। ये एक तरीके का एंटी डिप्रेसेंट होता है, आपने भी पढ़ा होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उसके अंदर दे रखा है इसको डिलॉक्सेटिन, ठीक। तो इसको भी यूज़ किया जाता है, और एफडीए ने इस बात को मतलब क्या है अप्रूवल दे दिया है कि जो मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम है, यानी जो जॉइंट वाले प्रॉब्लम्स हैं उसमें इसको हम लोग दे सकते हैं। ये भी क्या है एक तरीके से काम करता है और आराम देता है। तो ये इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया। इसी के साथ में ये आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।